हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी। आज जो है हम क्लास 10th का ज्योग्राफी मतलब भूगोल का चैप्टर नंबर 1 करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। मतलब भारत के संसाधनों का उपयोग कैसे कैसे किया जाए, भारत में कौन कौन से संसाधन पाए जाते हैं उसके बारे में ही पढ़ना है। तो चलिए आज जो है हम इसको शुरू करते हैं और एकदम बेसिक से समझते हैं, एकदम अच्छे से समझाने का काम करेंगे, एकदम आसान भाषा में जो हमारे गांव घर का भाषा होता है उसी भाषा में आप लोगों को समझाने का काम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या है नहीं है। चैप्टर का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। भारत मतलब भारत के संसाधन जो है उसका उपयोग करना। तो इससे पहले हम जानेंगे संसाधन किसे कहते हैं। तो संसाधन उसे कहते हैं वे सारी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसे हम संसाधन कहते हैं। किसे कहते हैं? तो ऐसी कोई भी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है उसे हम संसाधन कहते हैं। तो सबसे आसान इसका परिभाषा होता है वैसी कोई भी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है उसे हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। जैसे में हो गया बस, ट्रेन, जो भी होगा, साइकिल हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, फ़ोन हो गया। और मानव खुद जो है एक संसाधन है, मतलब जो हमारे काम को आसान बना देता है उसे हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। और इसी संसाधन में जो भारत में संसाधन पाए गए हैं उसके बारे में इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। चैप्टर लंबा इसलिए हम आज संसाधन के बारे में अच्छा से पढ़ाएंगे, उसके बाद जो है अगला चीज़ शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। आज हम वही क्वेश्चन करने वाले जो एग्जाम में हूबहू जो है पूछे जाते हैं, इससे आगे कुछ नहीं पूछा जाता है। बेसिक से समझना है तो किताब भी पढ़ लीजिएगा, मैं समझा ही देता हूँ, और उसके बाद जो बचेगा वो किताब पढ़ करके भी समझ सकते हैं। पहला है संसाधन होते नहीं बनते हैं। मतलब संसाधन होते नहीं संसाधन बनते हैं, किसने कहा था? तो जिम्मरमैन, एक भूगोलवेता थे। जिम्मरमैन कौन थे? तो एक भूगोलवेता थे। तो क्वेश्चन एग्जाम में ये बार बार पूछा गया है, प्रीवियस ईयर मतलब पीछे साल में पूछा गया है कि जिम्मरमैन ने संसाधन के बारे में क्या कहा था, या संसाधन होते नहीं संसाधन बनते हैं किसने कहा था? तो जिम्मरमैन ने कहा था। क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया है, तो ये आप स्टार मार लीजिएगा। अगला है संसाधनों को जो उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। मतलब संसाधन जो है उसको उत्पत्ति के आधार पर, संसाधन जो उत्पन्न होता है उसको कितने भागों में बांटा गया है, उत्पत्ति के आधार पर कैसे उत्पन्न हुआ है। तो उसको जो 2 भागों में, पहला और ये दूसरा, कितने भागों में बांटा गया? तो 2 भागों में बांटा गया है। पहला है जैव संसाधन, दूसरा है अजैव संसाधन। क्या है? जैव संसाधन, दूसरा है अजैव संसाधन। जैव संसाधन मतलब जो जीवित वस्तुओं से बना है, जो सजीवों से मिलकर के बना है उसे हम क्या कहते हैं? जैव संसाधन कहते हैं। अजैव संसाधन जो सड़ी गली वस्तुएं होती है उसको हम क्या कहते हैं? अजैव संसाधन कहते हैं, या उससे जो बना है। आगे है उपयोगिता के आधार पर। आगे उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। उपयोगिता मतलब उपयोग के आधार पर कि संसाधन को हम जो कितने तरीकों से उपयोग कर सकते हैं, तो 2 तरीके से। उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के। तो ये सब क्वेश्चन जो है आपको बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इस सब को लिख भी सकते हैं आप, ये याद भी कर सकते हैं। तो उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने होते हैं? 2, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। पहला क्या है? नवीकरणीय, दूसरा क्या है? अनवीकरणीय। नवीकरणीय और अनवीकरणीय को समझते हैं। चलिए, नवीकरणीय का मतलब होता है वैसा संसाधन जिसका हम एक बार उपयोग कर लिए तो पुनः उसका उपयोग कर सकते हैं। मतलब वैसा संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने के बाद हम दोबारा उसको अपने उपयोग में ला सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे पानी हो गया, हवा हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, ये सब जो कभी खत्म नहीं होने वाला है। मतलब वे सारी वस्तुएं जिसका हम उपयोग करेंगे लेकिन वो कभी खत्म नहीं होगा। तो वो कौन से संसाधन होंगे? तो वो होंगे नवीकरणीय संसाधन। कौन सा संसाधन? तो नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। क्या है? अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जिसका हम एक बार उपयोग कर लिए तो उसका दोबारा जो उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। मतलब वैसा संसाधन या वैसा वस्तु जिसको हम एक बार प्रयोग में ले आए उसको दोबारा फिर हम जो है उसको उपयोग में नहीं ला सकते हैं। जैसे हम नवीकरणीय संसाधन का एग्जाम्पल देखे थे, हवा, पानी, जल, जो कभी खत्म नहीं होने वाला, सूर्य का प्रकाश, तो इसको हम किस में रखते हैं? नवीकरणीय में। और नवीकरणीय में जो खत्म होने वाला वस्तु है, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, तो ये सब क्या है? खत्म होने वाला वस्तु है। तो इसको हम किस में रखते हैं? तो इसको जो है अनवीकरणीय संसाधन में रखते
हैं। तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि संसाधन को जो उपयोग के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो 2। कौन से? नवीकरणीय और नवीकरणीय। नवीकरणीय और नवीकरणीय का परिभाषा पूछ लेता है आपके एग्जाम में 2 नंबर में, कभी कभी 5 नंबर में देकर के अंतर पूछ लेगा इसका। तो नवीकरणीय का परिभाषा होता है वैसा संसाधन जिसका हम एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग में ला सकते हैं, उसको हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और नवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जिसका हम एक बार उपयोग कर लिए तो उसको दोबारा अपने उपयोग में नहीं ला सकते, उसको हम क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन। ऐसे आप लिख भी सकते हैं। तो ये उसका परिभाषा भी हो जाता है। आगे है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर मतलब अधिकार के आधार पर, समझ रहे हो ना? जैसे कि हम लोग नहीं कहते हैं ये मेरा है, वो उसका है, ये उसका है, तो ये स्वामित्व के आधार पर मतलब कि कह सकते हो अधिकार के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। मतलब स्वामित्व के आधार पर, मालिकाना हक के आधार पर, मतलब स्वामित्व मतलब मालिकाना हक। मालिकाना हक के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में। कितने? 4 भागों में बांटा गया है। पहला होता है व्यक्तिगत। क्या होता है? व्यक्तिगत। जैसे ये बोर्ड हो गया तो ये मेरा अपना है, तो ये हो गया व्यक्तिगत। जैसे ये मार्कर है तो मैंने खरीद करके लाया, ये क्या हो गया? व्यक्तिगत। जैसे किसी कंपनी ने इसको बनाया है तो ये उस व्यक्ति का हो गया जिसने बनाया है। दूसरा है सामुदायिक। दूसरा क्या है? सामुदायिक संसाधन। तो वैसा संसाधन जिस पर जो है पूरे समाज का अधिकार हो, उसको हम क्या कहते हैं? सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे में स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल जो होते हैं तो उसमें क्या होता है? समुदाय, पूरे समाज का अधिकार होता है, उसको हम क्या कहते हैं? सामुदायिक संसाधन कहते हैं। तो पहला है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा है सामुदायिक संसाधन, तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन। क्या है? राष्ट्रीय संसाधन वैसा संसाधन जिस पर पूरे देश के लोगों का अधिकार हो, मतलब पूरे राष्ट्र का अधिकार हो, उसको हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय संसाधन। तो आप लोगों से ये पूछ लेगा कि राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं, तो वैसा संसाधन जिस पर पूरे राष्ट्र का अधिकार हो उसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। क्या है चौथा? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो अंतर्राष्ट्रीय का मतलब ही होता है पूरा वर्ल्ड। क्या होता है? वर्ल्ड, विश्व। तो वैसा संसाधन जिस पर पूरे विश्व का अधिकार हो, मतलब पूरे विश्व के लोगों का अधिकार हो, उसको हम क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। तो आप लोगों से ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है, तो आप लोग इसको भी याद रख सकते हैं, क्योंकि ये सब जो हम लिखे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण जो होते हैं वही लिखे हैं। इसमें समझाने का हम कोशिश करेंगे जो बाहर से इसमें लिखे गए हैं। तो पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने होते हैं? 2। जैव, अजैव। कितने होते हैं? जैव, अजैव। मतलब कि उत्पत्ति, निर्माण के आधार पर जो हमें प्राप्त हुआ है। दूसरा उपयोगिता के आधार पर, किस प्रकार से हम उपयोग करते हैं। जैसे हम उपयोग करते हैं तो उसको जो कितने भाग में बांटा गया? तो 2। नवीकरणीय और नवीकरणीय। उपयोगिता के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 2। नवीकरणीय और नवीकरणीय। तीसरा है स्वामित्व के आधार पर, मतलब मालिकाना हक के आधार पर कितने भाग में बांटा गया? 4। कितने? 4। व्यक्तिगत मतलब किसी व्यक्ति का, अकेला व्यक्ति का। सामुदायिक मतलब पूरे समाज का, पूरे गांव का, पूरे देश का कह सकते हो। सामुदायिक मतलब पूरे समाज का। तीसरा है राष्ट्रीय, मतलब पूरे राष्ट्र का, चाहे वो किसी भी देश का हो, उस देश के पूरे लोगों का। जैसे भारत में है तो वैसा संसाधन जिस पर भारत के सभी लोगों का अधिकार होता है तो वो भारतीय संसाधन हो गया। जैसे कि हम स्कूल कॉलेज रख सकते हैं तो वो पूरे राष्ट्र का संसाधन है, उसको जो है वन हो गया, शिक्षा हो गया, ये सब क्या पूरे राष्ट्र का संसाधन है। आगे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, वैसा संसाधन जिस पर पूरे विश्व का अधिकार हो। क्या हो? पूरे विश्व का अधिकार हो, उसको हम किस में रखते हैं? तो उसको जो है हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में रखते हैं। तो स्वामित्व के आधार पर भी 4 हो गए। आगे है, देखिए आगे विकास के स्तर के आधार पर। कितना है? विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया है। मतलब शॉर्टकट में इसको कहें तो विकास के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। कि मतलब संसाधन का विकास कैसे होता है, नहीं होता है। जैसे कोई बच्चा है तो जन्म लिया, जन्म लेकर के जैसे कि बड़ा हो गया, बूढ़ा हो गया, मर गया, तो उसको जो 4 अवस्थाएं होती है, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था होता है। 4 अवस्था होते हैं। उसी तरह विकास के स्तर पर 4 भागों में जो संसाधनों को बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। पहला है संभावी संसाधन। क्या है? संभावी संसाधन। संभावी संसाधन मतलब वैसा संसाधन जिसके प्रयोग में लाने की संभावना है। क्या है? जिसे प्रयोग में लाने की संभावना है। जैसे समुद्र का पानी है, समुद्र का पानी है
तो हम जानते हैं वो पानी खारा होता है, मतलब नमकीन होता है। तो ऐसा संभावना है कि किसी ज़माने मतलब किसी आने वाले समय में 100 साल 500 साल बाद उस पानी से भी हम लोग जो है पीने योग्य पानी का निर्माण कर सकते हैं, मतलब उसकी संभावना है। क्या है? तो वैसा संसाधन जिसका भविष्य में प्रयोग में लाए जाने की संभावना है, उसको हम किस में रखते हैं? तो संभावी संसाधन में रखते हैं। आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेगा कि संभावी संसाधन किसे कहते हैं? तो वैसा संसाधन जिसको भविष्य में प्रयोग में लाए जाने की संभावना है, उसको हम संभावी संसाधन कहते हैं। दूसरा है विकसित संसाधन। दूसरा क्या है? विकसित संसाधन। दूसरा है विकसित संसाधन, वैसा संसाधन जिसका प्रयोग जो है हम अभी वर्तमान समय में कर रहे हैं, वो कौन सा संसाधन है? तो विकसित संसाधन है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि विकसित संसाधन किसे कहते हैं? इनमें चारों में से आ सकता है, तो सुन के रहोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। विकसित संसाधन वैसा संसाधन जिसका हम वर्तमान समय में अभी उपयोग करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? विकसित संसाधन कहते हैं। जैसे ये बोर्ड हो गया, तो बोर्ड किसी न किसी चीज़ से बना है, तो ये इसका विकास हो चुका है, मतलब ये विकसित है तभी तो बना है। ये मार्कर है, प्लास्टिक से बना है, हम जानते हैं। तो प्लास्टिक भी पहले नहीं इसका निर्माण हुआ होगा, ये विकसित हो चुका है, अब हमारे आसपास आ चुके हैं। जैसे धातु होता है, धातु सोना चांदी सिल्वर गोल्ड जो भी है वो सब धातु है, तो पहले विकसित अवस्था में नहीं होती है, वो जो है ज़मीन के नीचे मिश्रण अवस्था में रहता है, मतलब अयस्क के रूप में मिलता है। उनमें बहुत सारे मिश्रण रहते हैं, माटी रहता है, बालू रहता है, सोना रहता है, चांदी, सब एक ही साथ मिश्रण में रहते हैं। उसको बाहर निकाल करके छांटने वाटने का काम करके बाद में जो है सोना चांदी उससे आभूषण बनाए जाते हैं, तो वो कौन सा संसाधन है? विकसित संसाधन है। तो सीधी भाषा में कह सकते हैं वैसा संसाधन जिसका हम वर्तमान समय में उपयोग कर रहे हैं, उसको हम कौन सा संसाधन कहते हैं? तो उसे हम विकसित संसाधन कहते हैं। आगे है भंडार संसाधन। आगे क्या है? तीसरा नंबर है भंडार संसाधन। क्या है? भंडार संसाधन। तो वैसा संसाधन जो हमारे पृथ्वी पर उपस्थित है लेकिन हम उसका उपयोग अभी नहीं कर सकते हैं। वैसा संसाधन जो हमारे पृथ्वी पर मतलब हमारे भूमि पर अभी उपस्थित है लेकिन उसका उपयोग जो है हम अभी नहीं कर सकते हैं, उसको हम भंडार संसाधन कहते हैं। भंडार का मतलब होता है कि उसको जो है एक जगह सुरक्षित रख देना। जैसे हम लोगों के पास आम अभी आता है, आम का जैसे कि मौसम है अभी, तो जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि हमारे गांव एरिया में जो है आम ख़त्म हो जाता है, फिर भी हमारे पास जो है आम आता रहता है। तो क्या होता है कि व्यापारी लोग जो है उस आम को जो है खरीद करके एक जगह भंडारित कर देता है, मतलब उसको जो है भंडार के रूप में एकत्रित कर लेता है, ताकि इसको जो है आने वाले जब इसका मौसम ख़त्म हो जाएगा तो इसको जो है महंगे दामों में बेचेंगे। उसी प्रकार वैसा संसाधन जो हमारे पृथ्वी पर अभी है लेकिन उसका उपयोग जो है हम अभी नहीं कर रहे हैं, मतलब कि उसको जो हम भविष्य में उपयोग करेंगे, हमारे पास अभी उतनी सुविधाएं नहीं है कि उसका हम जो है उपयोग करें। जैसे हिमालय है, हिमालय में बहुत सारे सोना चांदी का खान है, लेकिन हमारे पास उतनी अभी विकसित मशीनें नहीं है जिससे उसका पता लगा सके, उसको जो है निकाल सके। तो वो कौन सा संसाधन है? भंडार संसाधन। तो वैसा संसाधन जो हमारे पास उपस्थित है लेकिन उसका प्रयोग जो है हम अभी तकनीकी कारणों से नहीं कर सकते, उसे हम कौन सा संसाधन कहते हैं? तो भंडार संसाधन कहते हैं। चौथा है संचित संसाधन। क्या है? संचित कोष संसाधन। तो ये इसका ही अंश है, ये भंडार संसाधन का ही अंश है। मतलब वैसा संसाधन जो हमारे पृथ्वी पर संचित है, मतलब वो जो है भंडार के रूप में संचित है, लेकिन उसका उपयोग हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास उन्नत किस्म के मशीन आ जाएंगे, खुदाई करने वाला, निकालने वाला, स्वच्छ करने वाला। तो अभी हम मशीन के आधार पर उसका उपयोग नहीं करते। मतलब ये दोनों सेम ही है, लेकिन इसको जो है अलग अलग बांट दिया गया है। परिभाषा एक भी लिख दोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो विकास के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन, संचित कोष संसाधन। इसका परिभाषा ही मैंने बोल दिया है, तो उसको एक बार फिर से देख सकते हो। अब एक क्वेश्चन आता है कि संसाधन नियोजन क्या होता है। एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि संसाधन नियोजन क्या कहलाता है। आप लोगों से 2 नंबर में ये पूछा जाएगा। कितने नंबर में? 2 नंबर में ये सवाल पूछा जाएगा कि संसाधनों का नियोजन क्या कहलाता है, संसाधन नियोजन किसे कहते हैं। तो संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? संसाधनों का विवेकपूर्ण मतलब कि अच्छे तरीके से उपयोग करना, बर्बाद न करते हुए उपयोग करना
क्या कहलाता है? तो संसाधन नियोजन कहलाता है। इसे ही हम संसाधन संरक्षण कहते हैं, इसको ही हम संसाधनों का संरक्षण भी कहते हैं और इसको ही हम संसाधनों का नियोजन भी कहते हैं। तो क्या हो गया? संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना संसाधन नियोजन कहलाता है, यह संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संरक्षण का मतलब हुआ बचाना, तो नियोजन का अर्थ होता है, नियोजन का भी अर्थ होता है बचाना और संरक्षण का भी अर्थ होता है बचाना। तो एक ही इसका परिभाषा है, आप लोगों से दोनों में से कोई पूछे यही परिभाषा देना है और अपने मन से एक दो लिख देना है, एग्जाम्पल भी लिख देना है, हो जाएगा। आगे है लास्ट, संसाधनों का अनियोजित विदोहन डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहलाता है। क्या है? क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा, क्वेश्चन ये ऐसे नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, देखिए कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था क्या है। क्वेश्चन आप लोगों से 2 नंबर में जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था क्या है। तो संसाधनों का अविवेकपूर्ण उपयोग करना, संसाधनों का अविवेकपूर्ण उपयोग करना क्या कहलाता है? तो डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहलाता है। या संसाधनों का अनियोजित विदोहन, मतलब कि आवश्यकता से अधिक उपयोग करना। जैसे हमें चाहिए 1 गिलास पानी, हम 10 गिलास पानी ला रहे हैं, उसको बाल्टी से फिर गिरा रहे हैं, तो वो क्या हुआ? अनियोजित विदोहन हुआ। तो उसे ही हम डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहते हैं। मतलब जो संसाधन हमारे पास अभी मौजूद है उसका जो है हम विवेकपूर्ण उपयोग ना करके अनियोजित तरीके से, मतलब कि जो हमारे मन में आ रहा है वैसे ही हम करते जा रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि मैंने बहुत धीरे धीरे भी पढ़ाया है, तो इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। फिर जो है हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समझाते हैं, आप लोगों को ये मिटा करके समझाने की कोशिश करते हैं। तो एक बार छांटिए पहले, फिर से इसको जो है एक बार हम अच्छे से समझा देंगे। अब देखिए, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन जो हम 4 प्रकार के बताए थे स्वामित्व के आधार पर, उसको समझाते हैं कैसे होता है। समझिए, जैसे ये भारत है, क्या है? जैसे ये भारत है, जैसे ये भारत है, क्या है? जैसे ये भारत है, इसके चारों ओर क्या है? समुद्र है, इसके तीनों तरफ समुद्र है, समुद्र है, समुद्र है कि नहीं है? समुद्र है। तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समझते हैं। राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, इसको समझते हैं। तो राष्ट्रीय संसाधन वैसा संसाधन जो देश के अंदर हो, उसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे ये देश हो गया, हमारा देश है, भारत देश है, क्या ये? भारत या इंडिया जिसे हम कहते हैं, भारत देश है। तो इसके अंदर जितने भी संसाधन है वो किस में आते हैं? तो राष्ट्रीय संसाधन में आते हैं। ये राष्ट्रीय संसाधन है। लेकिन समुद्र में भी कुछ ऐसे क्षेत्र है, मतलब कुछ ऐसे दूरी है जो हमारे देश के अंदर ही आते हैं। तो समुद्र, भारत के जो ये किनारा वाला है, जैसे कि ये समझो कि ये तालाब है, समझ लो ये तालाब है और ये भारत का हिस्सा है, ये भारत का हिस्सा है, और ये क्या है? ये समुद्र है, ये पूरा समुद्र, इधर हिंद महासागर है, इधर अरब सागर है, नीचे प्रशांत महासागर है। तो क्या है? यहाँ से जो होता है ना 12 नॉटिकल मील, क्या होता है? 12 नॉटिकल मील, यहाँ पर हम लिख देते हैं 12 नॉटिकल मील या 19.2 किलोमीटर। क्या होता है? 12 नॉटिकल मील या 19.2 किलोमीटर तक के क्षेत्र भी भारत या राष्ट्रीय क्षेत्र में आते हैं। तो किसी भी देश के समुद्री किनारे से 12 किलोमीटर बाहर का, मतलब कि 19.2 किलोमीटर बाहर का क्षेत्र भी उस देश के राष्ट्रीय संसाधन में आते
हैं। किस में आते हैं? राष्ट्रीय संसाधन में आते हैं। मतलब 12 नॉटिकल मील या 19.2 किलोमीटर के अंदर के क्षेत्र जितने भी हैं उसमें जो है भारत के, मतलब वहाँ पर जो भी मिलेगा, जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोई भी खान मिलेगा, सोना चांदी का नीचे समुद्र में खान मिल जाए या कुछ भी मिल जाए, वो किस में आ जाएंगे? तो वो अपने देश में आ जाएगा। मतलब देश की सीमा से 12 नॉटिकल मील तक की दूरी राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। क्या कहलाता है? राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। और यहीं से, और देश के किनारे से ही 200 नॉटिकल मील, कितना? 200 नॉटिकल मील अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? अपवर्जक। अपवर्जक 200 नॉटिकल मील का क्षेत्र क्या कहलाता है? अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है। मतलब कि 12 नॉटिकल मील यानी 19.2 किलोमीटर तक का क्षेत्र जो जितना भी होता है वहाँ पर जो भी चीज़ मिलेगा वो उस पर भारत का अधिकार होगा। किसका होगा? भारत का अधिकार होगा। चाहे वो सोना मिले, चांदी मिले, तेल मिले, कोयला मिले, कुछ भी मिले, उस पर किसका अधिकार होगा? भारत का अधिकार होगा। तो ये कहा जाता है कि भारत के समुद्री सीमा से कितनी दूरी तक का क्षेत्र भारत के अंदर आता है? तो 12 नॉटिकल मील या 19.2 किलोमीटर तक का क्षेत्र राष्ट्रीय क्षेत्र में आता है, राष्ट्रीय संसाधन में आता है। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और कहा जाता है कि अपवर्जक क्षेत्र कितने तक होता है? अपवर्जक क्षेत्र कितने तक के दूरी का होता है? तो 200 नॉटिकल मील के अंदर का क्षेत्र अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है। मतलब 200 नॉटिकल मील तक जो है हमारे देश में, हमारे देश के लोग जो है जा करके मछली पकड़ सकते हैं, उसको हम अपवर्जक क्षेत्र कहते हैं। मतलब वहाँ पर घूम सकते हैं, अपना जहाज हम भेज सकते हैं, मछली मारने जा सकते हैं। तो वो कौन सा क्षेत्र है? अपवर्जक क्षेत्र है। मतलब वो हमारे देश में नहीं आता, फिर भी हम उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो भी क्षेत्र होगा, इसके बाद जो भी क्षेत्र होगा, मतलब समुद्री जो किनारा, तो अभी लाइट कट गया था इसलिए वीडियो रुका था। चलिए फिर से समझते हैं उसको। तो क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछा जाता है कि भारत का जलीय सीमा से कितनी दूरी तक का क्षेत्र राष्ट्रीय क्षेत्र कहलाता है? तो 12 नॉटिकल मील या 19.2 किलोमीटर। और भारत की जलीय सीमा से कितनी दूरी तक का क्षेत्र राष्ट्रीय अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है? तो अपवर्जक है ये। क्या है? अपवर्जक। अपवर्जक कितनी दूरी तक का क्षेत्र राष्ट्रीय अपवर्जक कहलाता है? तो 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र जो है राष्ट्रीय अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है। तो ये आप समझ गए। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? यहीं तक था। आप लोग इसको जो है लिख भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, या दोबारा इस वीडियो को भी देख सकते हैं, आपको फिर से समझ में आ जाएगा। मेरे ख्याल से तो एक ही बार में समझ में आ ही गया होगा। तो आप लोग ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।